नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत में तीसरी जो पाठ्यक्रम निर्माण की महत्वपूर्ण विधि है कालक्रम विधि, जिसको क्रोनोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कालक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। कालक्रम एक काल और दूसरा है क्रम। काल का अर्थ होता है समय और क्रम का अर्थ होता है निरंतरता। अर्थात कालक्रम का शाब्दिक अर्थ हो गया है समय की निरंतरता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कालक्रम विधि से तात्पर्य काल या समय का क्रम का निरंतर या क्रमानुसार वर्णन है। जैसे कि वैदिक काल, ठीक है ना, मुगल काल, राजपूत काल, ठीक है ना। इस प्रकार हम इनके बारे में आज हम कालक्रम विधि, महान जो दार्शनिक हुए रूसो, उन्होंने भी प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने के उनके विचार थे, वे पक्ष में थे। और वो इस प्रकार कहते थे कि वो मानते थे कि हर प्रकार की शिक्षा के लिए एक विशिष्ट समय होता है जिसका विधिवत पालन करना अनिवार्य होता है। और जो कि जिनके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था, पेस्टोलॉजी, उन्होंने भी इस बारे में अपना मत व्यक्त किया है कि प्रत्येक बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार ही, उसके व्यवहार के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। प्रकृति के विपरीत शिक्षा देना हानिकारक सिद्ध होता है। अतः उस बालक की जैसी सीखने की प्रवृत्ति है या उसके व्यवहार है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसकी कालक्रम पर आधारित उसको शिक्षा देनी चाहिए। पेस्टोलॉजी ने ही इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अतः इनको ही इनका मार्गदर्शक प्रवर्तक माना जाता है। इस विधि का शिक्षा में सबसे प्रयोग भी पेस्टोलॉजी ने ही किया था। और संपूर्ण इतिहास को विभिन्न स्तरों पर में विभाजित कर प्रत्येक स्तर की पाठ्यपुस्तक को अलग अलग होनी चाहिए और उनको किस हिसाब से बांट दें, कालक्रम के अनुसार बांट दें। जैसे वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, मौर्य एवं गुप्त युग, राजपूत युग, सल्तनत युग, मुगल काल, ब्रिटिश युग, आधुनिक युग, इस प्रकार उसका विभाजन किया जाए। तो कालक्रम विधि के अनुसार भारतीय इतिहास का विभाजन, भारतीय इतिहास का विभाजन वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, मौर्य एवं गुप्त युग, राजपूत युग, सल्तनत युग, इसके बाद में मुगल काल, और ब्रिटिश काल, और आधुनिक काल।
ये इस विधि की महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इस विधि के क्या गुण हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस विधि के महत्वपूर्ण गुण हैं, एक तो इसमें इतिहास और समय के अनुसार हम पढ़ते हैं तो इसमें रोचकता रहती है और रोचकता बनी रहती है कि अब रोचकता, फिर नवीनता, हर काल की जो घटनाएं होती वह हमें नया ज्ञान प्रदान करती है, नया ज्ञान देती है। इसके कारण क्या होता है, छात्र प्रत्येक युग की बात को के प्रति जिज्ञासु प्रवृत्ति रखता है। इसके अलावा कक्षा अनुशासन छात्र को शिक्षक के प्रस्तुतिकरण के समय, अब शिक्षक यदि सही ढंग से यदि प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा और उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर उसका उस क्लास में इंटरेस्ट लेगा। यानी छात्र सहभागिता, यदि शिक्षक छात्र सहभागिता को बढ़ावा देगा तो उसकी क्लास का अनुशासन सर्वश्रेष्ठ होगा। इसी के साथ में अब शॉर्ट में यदि वो बता रहा है तो बच्चों को इतना रुचिकर नहीं लगेगा, और जब वह विस्तार से उस चीज़ को बताता है, विस्तृत रूप से बताता है, तो वो उन बच्चों को बहुत अधिक इंटरेस्ट आता है। एक काल से दूसरे काल तक का अध्ययन उनको बहुत ही सरल लगता है। तो इस प्रकार परिणामतः ज्ञान जो दिया जाए वह विस्तृत रूप में दिया जाए, जिससे यह छात्र उस युग की प्रत्येक घटना को सही रूप से उसका आकलन कर सके, और सही ढंग से आकलन करेगा तभी उसकी समीक्षा कर पाएगा और वह उसका निर्णय ले पाएगा। इसी के साथ में इसके कुछ दोष भी हैं। इसमें शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, सरल से कठिन की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो ये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। ये कोई मायने नहीं रखती है कि आप मनोवैज्ञानिक नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपका अधिगम सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञान बच्चों को 100% मिल जाना चाहिए, वही विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर इसमें पुनरावृत्ति का अभाव होता है, क्योंकि आप इतना दोहरान नहीं करवा सकते हैं, उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें यह चीज़ ज़रूर है कि जो आप 6th क्लास में पढ़ा रहे हैं और उसका आप 7th क्लास में पुनरावृत्ति करवाएंगे। ये इतना बड़ा सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, और इतना बड़ा युग है, इतिहास को पढ़ाने का कालक्रम के अनुसार भी हम पढ़ाते हैं, तो उसके लिए समय बहुत कम होता है, इसलिए हम पुनरावृत्ति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कई सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। और जब तक अब पिछली बात आपको नहीं बताई जाए, पूर्व ज्ञान नहीं बताया जाए, और पूर्व ज्ञान बच्चों में होता है, लेकिन एक बार उसको पुनरावृत्ति करा दी जाए तो उसमें बालकों की रोचकता बनी रहती है और नवीन ज्ञान उससे जोड़ा जा सकता है। और इसी के साथ में इतिहास की सामग्री को प्रभावी ढंग से रोचकता के द्वारा बताया जा सकता है, ठीक है ना। आ रहे हैं, शिक्षक को इस विधि के प्रयोग में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जिसके द्वारा वह बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इस विधि को लागू कर सकता है। जैसे काल क्रम के जो महापुरुष हैं, महापुरुषों के कोई डायग्राम बना दे और उनके ऊपर एक फिल्म बना दे और वह बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, या बच्चों को ही किसी महापुरुष के रूप में सामने प्रस्तुत कर दे और उसके बारे में बिंदु वाइज उनको बताया जाए, तो इससे क्या होगा, वह कार्य सरल हो जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक काल विशेष की अपनी अपनी विशेषता होती है, उस विशेषताओं को वह संक्षेप में बता दे और फिर बाद में उसको विस्तार से उसका वर्णन करें। इसके साथ में ही
प्रत्येक काल के समक्ष प्रस्तुतिकरण करते समय उस काल की मुख्य समस्याओं का चयन करके और उसके आसपास, छात्रों के आसपास में घूमते हुए उसके बारे में बताएं। तो इससे भी बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रस्तुतिकरण करते समय शिक्षक किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए और वह मस्तिष्क खुले दिमाग से वह अपनी बात को रखे और जैसा बुक में कहा गया है, पुस्तक में कहा गया है, उस युग में जो घटना हुई है उसको वास्तविक रूप में आपके बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं करें, उसमें किसी प्रकार के अपने विचार न थोपे। इससे क्या होगा कि कालक्रम विधि बहुत ही अच्छी विधि है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, क्योंकि यह अलग अलग समय में उसको बांट कर, अब आपको उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें आपको किस स्तर में पढ़ानी है, इसका निर्णय आप ले सकते हैं। तो यह है महत्वपूर्ण विधि। आज हमारी यहीं समाप्त होती है। अब अपनी प्रकरण विधि जो रही है, टॉपिकल मेथड, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।